Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have started a new topic which was principles of management. यहाँ हमने बात की थी इन प्रिंसिपल्स के फीचर्स की कि क्या इनका नेचर है, कैसे होते हैं ये प्रिंसिपल्स। मैंने बताया था कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड हैं, एक्सेट्रा। ये सब हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ये प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से, जिसके बारे में हम इतना कुछ सुन चुके। वो एक्चुअल में क्या हैं प्रिंसिपल्स, कैसे होते हैं, क्या उनका वर्क है। ओके, तो उन प्रिंसिपल्स की आज हम बात करेंगे, एक्चुअल में कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने कई तरह के प्रिंसिपल दिए, सभी ठीक थे अपने आप में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए वो हुए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल जो थे वो फ्रांस के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। फ्रांस में इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उन्होंने उस इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया, जिसका उन्होंने सोचा कि सॉल्यूशन फाइंड किया जाए। तो उस सॉल्यूशन को जब उन्होंने फाइंड किया तो उसको उन्होंने एज प्रिंसिपल का नाम दिया। लेकिन प्रिंसिपल का नाम देने से पहले उन्होंने ड्यू रिसर्च की, उन्हें अप्लाई कर करके देखा। जब उन्हें लगा कि यस दे आर सक्सेसफुल, तब उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया प्रिंसिपल के नाम से, और अपनी जो है उन्होंने एक बुक में राइट किया। उस बुक का नेम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ओके, उस बुक में उन्होंने पब्लिश किए वो प्रिंसिपल्स, और आज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। जहाँ भी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये प्रिंसिपल आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हैं, क्योंकि इतने इम्पॉर्टेंट थे ये कि इनके रिजल्ट इतने पॉजिटिव आए कि हर ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि अपने अगर टारगेट को अचीव करना है तो ये प्रिंसिपल फॉलो करने में ही बेनिफिट है। फ्योल ने जो कोशिश की वो ये की कि ये प्रिंसिपल ज़्यादा लॉन्ग ना हो और सजेस्टिव नेचर के हों। मीन्स आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर कि आपको फॉलो करना ही होगा। और ये प्रिंसिपल ऐसे हों कि ये मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में अप्लाई हो सके, और उनकी बात ठीक थी, ये प्रिंसिपल मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में एप्लीकेबल रहते हैं। हम अब बात करते हैं वन बाय वन इन प्रिंसिपल्स की। फर्स्ट प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया डिवीज़न ऑफ वर्क, कि जो आपका काम है उसको आप क्या कर दीजिए, डिवाइड। कैसे डिवाइड? छोटे छोटे टास्क में डिवाइड। एक पूरा काम अगर आप जो है वो किसी एक पर्सन से करवाएंगे, नहीं कर पाएगा वो। कि अगर मैं एक ही पर्सन को कहूँ कि आप प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व रहो, आप जो है वो परचेज में भी इन्वॉल्व हो जाओ, सेल में भी हो जाओ, एडवर्टाइजिंग में भी हो जाओ, तो नहीं हो पाएगा। वो किसी भी डिपार्टमेंट में अपना 100% दे ही नहीं पाएगा। तो उससे बेटर क्या है कि ये पर्सन, उसके पास की उसकी नॉलेज है, स्किल है, उसके हिसाब से उसको काम दो। तो वो कब आप दे पाओगे उसके अकॉर्डिंग उसको काम, जब आपने उस काम के छोटे छोटे हिस्से किए हैं। कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के काम को मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया, कि परचेज करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का अलग है, सेल का अलग है, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का अलग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अलग डिपार्टमेंट है। इस तरह से मैंने क्या किया, छोटे छोटे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। अब इसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो हर कोई अपनी नॉलेज और स्किल के बेस पे काम करेगा। तो उससे क्या आएगा, उन लोगों में स्पेशलाइजेशन आएगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप एक काम को बार बार करते हो तो आप उस काम के क्या हो जाते हो, एक्सपर्ट। यहाँ लोग उसी एक ही ड्यूटी को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सेम तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, अपने काम के एक्सपर्ट। इससे क्या होता है, काम की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, स्पीड भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सेम काम अगर एक इंसान करेगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी।
एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, मीन्स उसकी कार्य कुशलता जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो बेसिकली डिवीज़न ऑफ वर्क अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का काम करने का तरीका भी इम्प्रूव होगा और ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, टारगेट जो है वो आपके वो इजीली अचीव होंगे आपको। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि ये जो है ना, इसका वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या है, कि अगर आप इसको जो है ना वो वॉयलेट करें, वॉयलेटिंग मतलब उल्लंघन करें, ये प्रिंसिपल आप अप्लाई ना करें, आप एक्सपेक्ट करें अपने एम्प्लॉय से कि मैं एक एम्प्लॉय से ना कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करवा लूँ और वो उतने ही जो है ना एफिशिएंसी से काम करेगा, नहीं होगा ऐसा। वॉयलेट करेंगे इस प्रिंसिपल को तो जो सारे बेनिफिट हमने बात की वो नहीं मिल पाएंगे आपको, स्पेशलाइजेशन आप अचीव नहीं कर पाएंगे, काम करने की जो एफिशिएंसी है आपके वर्कर्स की वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग तरह की ड्यूटीज़ में उलझा है, वो किसी भी काम का एक्सपर्ट नहीं बन सकता, उसको पता ही नहीं है कि काम जो है ना वो बेस्ट तरीके से कैसे परफॉर्म हो सकते हैं। ओके, सो इसी तरह से हम हर प्रिंसिपल में उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट और वॉयलेटिंग इफ़ेक्ट की बात करेंगे कि अगर हम फॉलो करें तो क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट है और वॉयलेट करें तो क्या इफ़ेक्ट होंगे। एक तरह से कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप बन जाएगा यहाँ, कि अगर इन्हें फॉलो करते हैं देन क्या इफ़ेक्ट, अगर इन्हें वॉयलेट करें तो क्या इफ़ेक्ट। ओके, सेकेंड प्रिंसिपल है हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपको, कि यहाँ पर कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो गो हैंड इन हैंड, मतलब हाथों में हाथ लेके चलती हैं। हाउ? जब आप किसी पर्सन को कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, जिम्मेवारी देते हो कि ये काम आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि आपको 1 मंथ में इतनी प्रोडक्शन करनी है। अब वो काम वो तभी कर पाएगा जब उस काम को करने के लिए उसके पास कुछ अधिकार होंगे। अधिकार मतलब अथॉरिटी होगी, कि आपने उसको ये अथॉरिटी दी होगी कि तू कुछ डिसीजंस खुद से ले सकता है, कि कच्चा माल रॉ मटेरियल परचेज करना है तो वो कर सकता है रॉ मटेरियल को परचेज, अगर मशीनें परचेज करनी है कर सकता है, कितने एम्प्लॉयज़ को जो है वो कितना काम देना है वो डिसीज़न वो ले सकता है। ये सारी अथॉरिटी अगर आप उसको दोगे तो ही आप उसको जिम्मेवार ठहरा सकते हो जो ड्यूटी आपने उसको दी है। सो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो उसके बराबर, उसके इक्विवेलेंट आपको उसको अथॉरिटी, उसको वो अधिकार भी देने होंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल ये कहता है। तो कहते हैं कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने टारगेट को ईजिली अचीव कर पाएगी। ये तो हुआ इसका फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट, कि आपका जो टारगेट है वो आप इजीली अचीव करेंगे और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे आप काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ जो है वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको क्या दी है, अथॉरिटी, अधिकार दिए। जिसको भी अथॉरिटी मिलेगी वो खुश होगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा। ओके, अब वॉयलेटिंग इफेक्ट इसके ठीक अपोजिट हो जाएंगे, कि अगर आप नहीं फॉलो करते ये प्रिंसिपल, आप सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रहे हो बट उसके पीछे जो है वो अधिकार हैं वो आप नहीं दे रहे हो, तो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा आपका, एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंट लो हो जाएगा। तो वही पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं आपके यहाँ उल्टे हो जाएंगे अगर आप उल्लंघन करते हो इस प्रिंसिपल का। ओके, नाउ थर्ड प्रिंसिपल सेज कि देयर शुड बी डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्टिकुलर रूल्स होने चाहिए और जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और जो उनको ऊपर उनका एम्प्लॉयर है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, कि कुछ रूल्स हों, उन्हें पता हो कि हम इन रूल्स में बंधे हैं, हमें इस तरह से इस ऑर्डर में काम को पूरा करना है और ये हमारा एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट में सब चीज़ें क्लियर हैं कि कौन सा काम करना है, किसको रिपोर्ट करेंगे हम, क्या हमारी सैलरी रहेगी, ये सब कुछ मेंशन है।
तो अब ये प्रिंसिपल कह रहा है कि डिसिप्लिन के साथ काम हो। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सेज कि देयर शुड बी सम रूल्स, देयर शुड बी सम ऑर्डर ऑफ वर्क। ओके, सो अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आपको क्या पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में देखो डिसिप्लिन होता है उनकी क्या होती है, रेपुटेशन जो है वो अच्छी होती है, एम्प्लॉयज़ के बीच कोई कन्फ्यूज़न का माहौल नहीं होता, वो एकदम क्लियर होते हैं। अब क्लियर होंगे तो काम भी अच्छे से करेंगे, क्वालिटी भी अच्छी होती है उनके काम की। और वायलेट करोगे आप, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर उल्टे आ जाएंगे सारे इफ़ेक्ट आपके, कि रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिस्प्यूट होता रहेगा उनके बीच, उनके और आपके एम्प्लॉयर मतलब मैनेजमेंट के बीच डिस्प्यूट रहेगा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बीच। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट तो है नहीं, रूल्स कोई है नहीं काम करने के, काम भी कैसे लोगे आप उनसे। सो ये सब इस प्रिंसिपल के अंडर हमने डिस्कस किया। ओके, फोर्थ हमारा प्रिंसिपल जो है दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ जो बात कह रहा है हमें, ये कहता है कि ना जो कमांड है, कमांड मतलब जो किसी को कोई ऑर्डर दिया जा रहा है वो ना यूनिटी हो। यूनिटी मतलब यूनी मतलब एक पर्सन से मिले, कि जैसे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है मिस्टर ए, अब मिस्टर ए को जो ऑर्डर देने वाला बॉस है ना वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसको पता है मिस्टर ए को कि मेरे बॉस ने मेरे को ऑर्डर दिया है, मुझे काम करना है। उसी के साथ बी एक और एम्प्लॉई है, उसका भी जो बॉस है उसने उसको ऑर्डर दिया, वो अपने काम को आराम से चुपचाप कर रहा है। कितने भी एम्प्लॉयज़ हों, उनको उनका बॉस ऑर्डर दे रहा है, वो अपने काम को आराम से कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि एक पर्सन ने ऑर्डर दिया, काम ले रहा है। अगर यही ए को ऑर्डर देने वाला एक बॉस टू आ जाए, बॉस टू कहे मैं ये कह रहा हूँ मेरे वाला काम कर, यही बॉस टू बी को भी ऑर्डर देने शुरू कर दे, तो इससे क्या होगा, ये जो ए और बी हैं ये क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज, कि किसके ऑर्डर को प्रायोरिटी दें, किसका ऑर्डर जो है वो पहले फॉलो करें, किसका काम पहले करें। सो इससे क्या होगा, वो काम कर नहीं पाएंगे, उनकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल कहता है कि एक टाइम पे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देने के लिए एक ही बॉस हो, तभी उनको जो है वो राइटली पता होगा कि काम कैसे करना है। ये ठीक है, ये हो गई आपकी डायग्राम वाली, ये राइट अप्रोच है, ये रोंग अप्रोच है, कि दो दो बॉस एक ही टाइम पे एक एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि मेरी बात मानो। वो कैसे मानेगा एम्प्लॉय, वो कौन सा काम पहले करेगा। तो ये अगर आप फॉलो करेंगे प्रिंसिपल, मीन्स एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा, तो वो बिना किसी कंफ्यूजन के काम करेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव इफेक्ट है। और आप उसको इजीली रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो कि मैंने तुझे काम बोला, वो काम हुआ या नहीं हुआ। और इसका अगर उल्लंघन होगा इस प्रिंसिपल का, मीन्स ये रोंग अप्रोच पे आ जाएंगे आप, तो सारे पॉजिटिव इफेक्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे, आपकी वर्कर्स की एफिशिएंसी लो हो जाएगी, कन्फ्यूज़न का माहौल रहेगा, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर पाओगे अपने एम्प्लॉयज़ की, कि उनसे पूछ ही नहीं पाओगे कि काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो बहाना बना सकता है कि भाई मैं बॉस टू के काम में लगा हुआ था। ओके, सो इस तरह से फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट डिस्कस किए हमने, और नहीं करते हैं तो बेसिकली डिसऑर्डर का माहौल पैदा हो जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, अब हम एक और प्रिंसिपल की बात करेंगे, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी अभी मैंने एक बात की थी यूनिटी ऑफ कमांड की, अब हम बात कर रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। अब ये दोनों एक दूसरे से जो हैं वो कैसे डिफर हैं, कैसे अलग हैं, वो हम बात करते हैं। पहले तो यूनिटी ऑफ कमांड में तो हमने कहा था कि ऑर्डर देने के लिए एक ही बॉस का होना चाहिए, कि एक ही बॉस है जो वो ऑर्डर करे। और यहाँ हम कहते हैं कि जो डायरेक्शन है, मतलब जो एक डायरेक्टर है, एक्टिविटीज़ जो हैंडल हो रही हैं उनको हैंडल करने के लिए जो एक डायरेक्टर है, वो एक तरह की कॉमन एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए एक बॉस होना चाहिए, एक डिपार्टमेंटल हेड होना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है,
वो दो तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती है, ठीक है। वो एक तो बनाती है कार्स, दूसरा बनाती है वो बाइक, ठीक। तो कार का जो है वो मार्केट अलग है। कार को जो बाय करने वाले पीपल होंगे वो क्या होंगे एक्चुअली में, अपर मिडिल क्लास, कि मिडिल क्लास से जो थोड़ा ऊपर के लोग हैं वो कार बाय करते होंगे। उनका इनकम स्ट्रक्चर जो है वो अलग होगा। बाइक को बाय करने वाले जो लोग होंगे वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनका जो है वो इनकम लेवल जो है वो कार्स वाले जो पीपल हैं उनसे अलग है। बेसिकली मार्केट डिफरेंट है दोनों तरह की चीज़ों का, ओके। सो यहाँ पर इन एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए अलग अलग मैनेजर होने चाहिए, ताकि वो इजीली अपने वाले मार्केट के ऊपर कैप्चर करे उसे, उसको वह ध्यान दे पाए। सो इस प्रिंसिपल में हम ये कहते हैं कि जो कॉमन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ग्रुप करके एक प्लान का नाम दो, और उस प्लान को एक पर्सन, एक डिपार्टमेंटल हेड हैंडल करे, ठीक है। सो कार से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका एक अलग डिपार्टमेंटल हेड हो, बाइक से रिलेटेड जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनका एक अलग डिपार्टमेंटल हेड हो। सो बेसिकली इन वन लाइन वी कैन से कि एक कॉमन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ का अलग अलग हेड होना चाहिए, ओके। अब ऐसा अगर हम करते क्यों हैं, क्या हमारे को जो है इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। अब हम थिंक करें अगर, तो इससे क्या होगा कि जो मैनेजर होगा उसके साथ एसोसिएटेड हर एक डिपार्टमेंट के साथ वो इजीली अपना काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही तरह की चीज़ों से उसको गो थ्रू होना है। तो इससे क्या हो जाएगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा अपने फील्ड का, ठीक है। स्पेशलाइजेशन आ जाएगी उसमें, क्योंकि उसको एक ही तरह की प्रॉब्लम से बार बार डील करना है, तो वो एक्सपर्ट बन जाएगा अपने फील्ड का। सो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाएंगे आपके, और काम की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब अगर आप एक मैनेजर को कहो कि तू 4 अलग अलग तरह की मार्केट से डील कर, बाइक का मार्केट भी तुझे देखना है, साइकिल्स हैं तो उनका मार्केट भी तुझे देखना है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा मुझे एक फील्ड में रहने दो, एक तरह के माइंड सेट जो है पीपल का वहाँ मैं डील करना चाहता हूँ, ओके। तो अगर आप वॉयलेट करोगे इस प्रिंसिपल को तो सारे पॉजिटिव इफेक्ट उल्टे हो जाएंगे आपके लिए। स्पेशलाइजेशन आप अचीव नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो भी अचीव करने में डिफ़िकल्टी होगी, क्वालिटी ऑफ वर्क भी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ओके। सो ये था हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब हम बात करें कि एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर लें कि जो अभी हमने यूनिटी ऑफ कमांड कहा और उसके बाद हमने कहा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उनका डिफरेंस क्या है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड था कि एक मैनेजर ही ऑर्डर दे एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को, कि एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिले। ये तो था कमांड का मीनिंग, कि आपको कमांड देने वाला एक टाइम पे एक इंसान हो। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी कमांड को पहले लूँ, किसकी कमांड पहले पूरी करूँ। सो सिंपल। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव, एक तरह की एक्टिविटीज़ हैं, उनको ग्रुप कर दो और उनका एक हेड बना दो, एक मैनेजर बना दो। मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो चीज़ों के, और हर डिपार्टमेंट को हेड जो है वो एक सिंगल पर्सन करे, ताकि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन सके। दैट इज़ ऑल्सो सिंपल थिंग। देन एम जो होता है आपका, यूनिटी ऑफ कमांड का जो एम होता है वो क्या होता है कि ड्यूअल सुबॉर्डिनेशन ना हो। ड्यूअल सुबॉर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक पर्सन एक टाइम पे दो लोगों का सुबॉर्डिनेट ना हो, उसको दो लोगों से ऑर्डर ना लेना पड़े, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या एम होता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच ओवरलैपिंग ना हो। ओवरलैपिंग मतलब कि एक ही एक्टिविटी जो है वो दो बार परफॉर्म ना हो जाए, ठीक है। अगर एक अलग डिपार्टमेंट में परफॉर्म हो रही है तो डिपार्टमेंटल हेड देख लेगा, वो संभाल लेगा। लेकिन अगर सारे डिपार्टमेंट को मिक्स कर दोगे तो फिर संभालोगे कैसे? सारा कुछ मिक्स हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा आपको कि क्या काम हो चुका, क्या करना रहता है आपका, ओके। जो इम्प्लीकेशंस होती हैं, मीन्स कि ये किसको जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, कि एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट करता है। हमने कहा ना एम्प्लॉय को एक पर्सन ही कमांड दे,
तो एम्प्लॉय से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा है, उन डिपार्टमेंट के हेड अलग अलग हैं, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ये। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, रीड इट केयरफुली, थैंक यू सो मच।